अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लासेस में मैंने आपको पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस के बारे में बताया था। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ, दैट इज़ पेलाइनोलॉजी। पेलाइनोलॉजी, अगर हम इसकी बहुत छोटी डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बट इट इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स और दीगर स्पोर्स का मताला ख़ास तौर पर जैसा कि आसार क़दीमा या आर्कियोलॉजिकल या अर्ज़ियाती ज़ख़ायर या जियोलॉजिकल स्टडीज़ में पाए जाते हैं, उन्हें हम पेलाइनोलॉजी बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, फॉसिल पॉलन्स के ज़रिए या पॉलन ग्रेन्स जो लाइव जिंदा पॉलन्स हैं उनके ज़रिए हम पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। अब अगर हम पॉलन ग्रेन्स, फॉसिल पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करें तो उसमें एक टेक्निक होती है रेडियो कार्बन डेटिंग या C14 कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करके हम उस वक्त या पुराने ज़माने में जिस वक्त जहाँ का वो फॉसिल हमें मिला है पॉलन का, हम उस माहौल में पाए जाने वाले पौधे और उसके एतराफ़ में पाए जाने वाले माहौल के बारे में जान सकते हैं। तो हमें उन पॉलन्स के ज़रिए सिर्फ उस पौधे के ही बारे में नहीं पता चलता, उसके एतराफ़ जितना भी उसके आसपास बायोलॉजिकल वर्ल्ड में चल रहा है, क्लाइमेट कैसा है, माहौल कैसा है, उसका भी हमें पता चलता है। तो ये रेडियो कार्बन डेटिंग के ज़रिए हम फॉसिल पॉलन्स की स्टडी करते हैं और पेलाइनोलॉजी में हम लाइव और फॉसिल पॉलन्स दोनों की स्टडी करते हैं। फादर ऑफ इंडियन पेलाइनोलॉजी P.K. नायर को बोला जाता है। अब पेलाइनोलॉजी या पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करने के लिए अगर हम फॉसिल पॉलन्स की स्टडी करें तो वहाँ पर हम एक टर्म यूज़ करेंगे पेलाइनोमॉर्स। पेलाइनोमॉर्स वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक 5 to 500 माइक्रोन साइज़ के स्पोर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आते हैं। वो फॉसिल के फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स के ज़रिए हमें मिलते हैं। वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो प्री कैम्ब्रियम या से होलोसीन एरा के दरमियान जो रॉक्स तैयार हुए हैं, उनके अंदर जो फॉसिल्स होते हैं उन्हें पेलाइनोमॉर्फ्स बोलेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे माहिरीन या नबातियाती माहिरीन पॉलन ग्रेन्स, लाइव पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्चुओपेलाइनोलॉजी। एक्चुओपेलाइनोलॉजी। लेकिन अगर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो फॉसिल पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं और ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोपेलाइनोलॉजी। अगर पॉलन्स फॉसिल्स के ज़रिए हमें कहीं से मुहैया हो तो हम और जब वो उसकी स्टडी की जाती है, जब जियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पैलियोपेलाइनोलॉजी। सो पेलाइनोलॉजी अपने आप में एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है जिसमें अर्थ साइंस या हम कह सकते हैं जियोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस, खासकर बॉटनी या नबातियाती साइंस, इसका बहुत अहम रोल होता है। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पेलाइनोलॉजी या पेलाइनोलॉजी के असूल। हमारे एतराफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलन्स पाए जाते हैं। जब से ज़मीन वजूद पर आई है, अलग अलग किस्म के पौधे वजूद में आए हैं और अलग अलग किस्म के पॉलन्स उन पौधों पर बने हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम कुछ पॉलन्स लाइव स्टडी करते हैं और कुछ पॉलन्स हम फॉसिल्स के फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो जब से अर्थ वजूद में आई है, हम पुराने पौधों की स्टडी किस तरीके से करते हैं, उन पॉलन्स की स्टडी करके। अब वो पॉलन्स हमें फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं। जो लाइव फॉसिल्स मुहैया होते हैं हमें हमारे आसपास अवेलेबल हैं, वो या तो हवा में धूल के फॉर्म में होंगे, डस्ट के फॉर्म में होंगे, या फिर पानी की सतह पर हमको मिलेंगे, या फिर किसी चट्टान से वो जुड़े हुए लगे हुए नज़र आएंगे, या किसी ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए नज़र आएंगे। तो पहले हमें पॉलन्स की स्टडी करने के लिए हमें पॉलन्स को इकट्ठा करना है। अगर हम लाइव पॉलन्स को इकट्ठा करने की बात करें तो हमें, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमें इनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। बहुत एहतियात से हमें उनको इकट्ठा करना होता है उनकी स्टडी करने के लिए। तो हमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और बहुत एहतियात से, बहुत ही सॉफ्टली हमें इन पॉलन्स को इकट्ठा करना होता है। अगर हम किसी ऐसे पॉलन्स की स्टडी करें जो किसी चट्टान से लगे हुए हैं, फॉसिल की फॉर्म में हैं,
तो हमें उन चट्टान से उन्हें खुरचना होता है। तो वो खुरचने का भी जो तरीका होता है वो भी बड़ा सॉफ्टली करना होता है। अब माहौल में जो फॉसिल डिपॉजिट्स होते हैं उनके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पेलाइनोमॉर्फ्स होते हैं। अगर पॉलेंस या इस तरीके के स्पोर्स हमें फॉसिल के फॉर्म्स में मिले तो हम उनको बोलते हैं पेलाइनोमॉर्फ। और ये पेलाइनोमॉर्फ्स जो फॉसिल डिपॉजिट्स के अंदर होते हैं वो पेलाइनोमॉर्फ्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ इकट्ठा होते हैं। तो ये पेलाइनोमॉर्फ्स और ऑर्गेनिक मैटर जो इकट्ठा होता है उसे हम बोलते हैं पेलाइनोफेसीज। पेलाइनोफेसीज। तो जब हमें इन पॉलेंस के लिए स्टडी करना है तो हमें एज इट इज़ पॉलेंस नहीं मिलते हैं, हमें उनको फॉसिल के फॉर्म्स में या ऑर्गेनिक मैटर के साथ इकट्ठा नज़र आते हैं। तो हम इन पेलाइनोफेसीज और पेलाइनोमॉर्फ्स को पहले क्या करेंगे, उनकी सफाई करेंगे। सफाई करके हम फिर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करेंगे। तो उसे साफ़ करने के लिए या उसकी वॉशिंग करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, उसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से वॉश करेंगे। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से उसे वॉश करेंगे तो उसके ऊपर जितना भी गैर ज़रूरी मादा है वो सारा निकल जाएगा और उसके बाद उसकी सतह जो है वो चिकनी हो जाएगी। फिर उन पॉलेंस को हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में उसे वॉश करेंगे। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्या है, HF वाटर के घोल में, इसको इस एसिड के साथ उसको वॉश करेंगे। इससे वॉश करने से उस पर जितने भी सिलिकेट्स वगैरह लगे होंगे वो सारे वॉश ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उन्हें एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड में वॉश करेंगे। तो ये तमाम प्रोसीजर फॉलो करने के बाद क्या होगा, आखिर में इसका जो पॉलन ग्रेन की जो ऊपरी सतह है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे, क्लियर तौर पे हमें नज़र आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे। तो हम ग्लिसरीन की मदद से हम स्लाइड के ऊपर ये पॉलन ग्रेन्स डाल के और ग्लिसरीन डाल के उसको हम अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे पॉलन मॉर्फोलॉजी की या बजरी शक्लियात की। तो बंद बीजे नबातात में बज़रों की जो शक्लियाती खुसूसियत के दर्जाबंदी के लिए ये तमाम कैरेक्टर्स देखे जाते हैं जिसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि अगर उनका जो मॉर्फोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं, शक्लियात की स्टडी करते हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स के बिना पर हम उनकी स्टडी करते हैं। उसमें पहला एक इम्पॉर्टेंट या अहम जो कैरेक्टर है वो है पोलैरिटी। जब पॉलन ग्रेन्स, मैंने आप लोगों को जब बताया था पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के दौरान आपने देखा होगा पॉलन ग्रेन्स टेट्राड हालात में इकट्ठा एक साथ नज़र आते हैं। तो जो टेट्राड सिचुएशन होती है उसमें आप देखते हैं कि इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था, 1 2 3 एंड 4th विल बी एट द बैक साइड। तो जब टेट्राड के हालात में जब स्पोर्स इकट्ठा होते हैं तो आप देखिए जो हिस्सा टेट्राड के मरकज़ की तरफ मौजूद है उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। तो जो मरकज़ की तरफ हिस्सा है उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड, और जो दूसरी तरफ या मुखालिफ पोल की तरफ जो हिस्सा है उसे हम बोलेंगे डिस्टल एंड। ये होता है पोलन डायामीटर। और प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं पोलर एक्सिस। और वो लाइन जो पोलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल डायामीटर। इक्वेटोरियल डायामीटर। तो इस तरीके से इसके सारे पोल्स के बारे में स्टडी करी जा सकती है। अब पोलैरिटी के बिना पर ये पॉलेंस ए पोलर भी हो सकते हैं और पोलर भी हो सकते हैं। ए पोलर वो स्पोर्स जिनके अंदर पोल्स नुमाया तौर पर नज़र ना आए, मतलब हम नुमाया तौर पर ये नहीं बता सकते कि ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये इसका डिस्टल एंड है। तो ऐसे स्पोर्स को या ऐसे पॉलेंस को हम ए पोलर स्पोर्स बोलेंगे। दूसरे होते हैं पोलर स्पोर्स। पोलर स्पोर्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जिसमें मेनली 2 कैटेगरीज देखी जाती हैं, आइसोपोलर एंड हीट्रोपोलर। आइसोपोलर अगर दोनों पोल्स सिमिलर या सेम पोलर स्ट्रक्चर है उनका तो आइसोपोलर, और अगर गैर यकसा इनका साख्त है पोल्स की तो फिर ये कहलाएंगे हीट्रोपोलर। एक और तरीका है पैरा आइसोपोलर। अगर प्रॉक्सिमल और डिस्टल फेस में थोड़ी सी भी तब्दीलियां देखी जाए तो वो पैरा आइसोपोलर है। जैसे कि अगर एक फेस कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव है, या एक पहला कॉनकेव है दूसरा कॉन्वेक्स है, तो फिर पैरा आइसोपोलर। लेकिन कभी कभी कुछ ब्रायोफाइट्स में स्कल्पचरिंग या सतह की बनावट में डिस्टल और प्रॉक्सिमल फेस मुख्तलिफ हों तो उसे क्रिप्टोपोलर कहते हैं। अगला उसूल है जिसके बिना पर पॉलेंस की स्टडी की जाती है, शनाख्त की जाती है, वो है सिमेट्री या तशाकुल।
सिमेट्री के हिसाब से पॉलेंस दो किस्म के हो सकते हैं, एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक भी दो किस्म के होते हैं, नॉन फिक्सीफॉर्म और फिक्सीफॉर्म। नॉन फिक्सीफॉर्म जिनका कोई भी मुकर्ररा शेप ना हो, और फिक्सीफॉर्म जिनका एक फिक्स्ड शेप हो या मुकर्ररा शेप हो। इनकी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब अगर हम इसे किसी भी एंगल से कट करें तो भी कोई भी दो पार्ट एक से नहीं नज़र आते। दूसरी किस्म होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दो किस्म होते हैं, रेडियो सिमेट्रिक या जिनमें हम कहेंगे रेडियल सिमेट्री देखी जाती है, और बाइलेटरल सिमेट्रिक। रेडियो सिमेट्री में पॉलन ग्रेन जो होता है वो या स्पोर्स इस तरीके के होते हैं कि उनको अगर किसी भी लाइन से डिवाइड किया जाए इंक्लूडिंग पोलर एक्सिस, तो वो दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम किए जा सकते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में उनको देखा जा सकता है, चाहे वो पोलर एक्सिस से रिलेटेड लाइन हो या एनी अदर लाइन जो कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ती हुई लाइन के जरिए अगर हम उसे कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए। बाइलेटरल सिमेट्री में उनका जो शक्ल होती है उसमें सिर्फ एक ऐसा प्लेन होता है, अगर हम उसको एक लाइन में तकसीम करें तो दो इक्वल पार्ट्स में वो टूट सकते हैं, और जिनकी दो वर्टिकल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं। और रेडियो सिमेट्री में अगर किसी भी लाइन से उन्हें कट करें तो वो दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाते हैं। अगला जो पैरामीटर है जिससे कि पॉलन की स्टडी की जाती है वो है शेप या शक्ल सूरत। तो एंजियोस्पर्म में अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग शक्ल के पॉलन देखे जाते हैं, और पॉलन का जो शेप होता है वो भी एक बहुत अहम रोल अदा करता है पॉलन मॉर्फोलॉजी या पॉलन की शनाख्त के लिए। इनका शेप सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, क्वाड्रेंगुलर भी हो सकता है, और तमाम ज्योमेट्रिकल शेप के हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइज़ या नाप। पॉलेंस का जो साइज़ होता है अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग साइज़ का होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी देखी जाती है अलग अलग स्पीशीज़ में। जो स्मॉलेस्ट पॉलन है, जो सबसे छोटा पॉलन है, वो मायोसोटिस में देखा जाता है, जिसका नाप लगभग 5 × 2.4 माइक्रोन मीटर्स का होता है। जो साइज़ नापने का पैरामीटर्स होते हैं, नॉर्मली वो लेंथ ऑफ द पोलर एक्सिस देखा जाता है, इक्वेटोरियल डायमीटर की लंबाई देखी जाती है, और कभी कभी इक्वेटोरियल ब्रेथ की लंबाई भी देखी जाती है। अगला जो पैरामीटर है पॉलन मॉर्फोलॉजी स्टडी करने का वो है एपर्चर या सुराख। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिससे कि पॉलन्स की आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और इसके लिए सबसे पहले अर्थमैन एक बॉटनिस्ट थे, 1969 में उन्होंने एनपीसी सिस्टम ऑफ पॉलन स्पोर क्लासिफिकेशन दिया कि पॉलन में जो अपर्चर्स या सुराख मौजूद होते हैं उसके हिसाब से पॉलन की दर्जाबंदी कैसे की जा सकती है। तो ये एनपीसी क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है एन मतलब नंबर ऑफ अपर्चर्स, पॉलन के ऊपर कितने सुराख मौजूद है, पी वो सुराख किस पोल पर मौजूद है, डिस्टल पोल पर या प्रॉक्सिमल पोल पर, और कैरेक्टर कि वो जो सुराख है उसका कैरेक्टर कैसा है, सर्कुलर है, गोल है या लंबा है। अपर्चर को इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर नोटिफाई किया है उसे उन्होंने ट्रीम बोला है। अपर्चर के हिसाब से कैन बी पोलर, बाईपोलर और ग्लोबल अपर्चर्स। पोलर अपर्चर अगर पॉलन के एक पोल पर सुराख मौजूद है, या तो डिस्टल पोल पर या प्रॉक्सिमल पोल पर, तो वो पोलर अपर्चर हुआ। अगर वो सुराख दोनों सिरों पर या दोनों पोल्स पर मौजूद है, डिस्टल पे भी और प्रॉक्सिमल पे भी, तो वो कहलाएगा बाईपोलर अपर्चर। और अगर पॉलन के सतह पर पूरे सारे एरिया में या यकसा तौर पर सुराख फैले हुए हैं उसके एक्साइन पर, तो उसे हम बोलेंगे ग्लोबल अपर्चर। नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉलन्स होते हैं वो दो परत के बने होते हैं, एक्साइन और इंटाइन। बाहर की परत होती है एक्साइन जो रफ होती है, और अंदरूनी जानिब जो परत होती है वो होती है इंटाइन। तो जितने भी ये कैरेक्टर्स या क्लासिफिकेशन है या अपर्चर्स हैं वो एक्साइन परत में नज़र आता है। अपर्चर दो किस्म के हो सकते हैं, पोर्स या फिर फरोज। पोर्स या फरोज। तो इसमें जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो पोर वाले जो पॉलन्स हैं उन्हें पोरस बोलेंगे, और फरोस वाले जो पॉलन हैं उनको हम बोलेंगे कॉल्पस या सल्कस। तो इस तरीके से उन्होंने इसको ये टर्मिनोलॉजी दी है। आगे अभी हम देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अपर्चर के नंबर्स के बिना पर पॉलन्स का
9 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर पॉलन के ऊपर या स्पोर्स के ऊपर एक भी एपर्चर मौजूद ना हो तो उसे बोलेंगे एट्रीम और उसको सिग्निफाई किया जाएगा N0 से। अगर उसके ऊपर एक सुराख मौजूद है उसे बोलेंगे मोनोट्रीम, नोटिफाइड बाय N1। इसी तरीके से 2 एपर्चर हैं डाइट्रीम, 3 एपर्चर हैं ट्राइट्रीम, N3 से नोटिफाई किया जाएगा। 4 एपर्चर हैं टेट्राट्रीम, नोटिफाइड बाय N4। 5 एपर्चर्स हैं उसके ऊपर पेंटाट्रीम, नोटिफाइड बाय N5। 6 हैं एपर्चर्स अगर उसके ऊपर तो उसे बोला जाएगा हेक्साट्रीम, नोटिफाई किया जाएगा N6 से। अब अगर 6 या 6 से ज़्यादा एपर्चर्स पॉलन के ऊपर हैं तो अब हम उसे बोलेंगे पॉलीट्रीम और उसे हम सिग्निफाई करेंगे N7। चाहे वो नंबर 7 हो, 8 हो, वटेवर इट इज़, लेकिन फिर उसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीट्रीम और उसे नोटिफाई किया जाएगा N7 से। और लास्ट होता है एनोमोट्रीम, इसको नोटिफाई किया जाता है N8 से। अगर एपर्चर्स स्पायरली डिज़ाइन में इरेगुलरली वे में पॉलन के ऊपर अरेंज हैं तो ऐसी टाइप को बोला जाएगा एनोमोट्रीम।